कश्मीर के घने जंगल में एक आदमी गहरी नींद में सो रहा था, सुलेमान शाह, जिसे दुनिया हाफिज मूसा के नाम से जानती थी। और तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और हाफिज मूसा वहीं ढेर हो जाता है। इस गोली को चलाने वाला कोई आम आदमी नहीं था। ये थे भारतीय सेना के पैरा SF के जबरदस्त कमांडो मेजर विक्रम सिंह। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हाफिज मूसा कोई मामूली आदमी नहीं था। वो पाकिस्तान आर्मी के एलीट SSG ग्रुप का एक हाईली ट्रेंड ऑफिसर था। अब सवाल यह है, पाकिस्तान का एक SSG ऑफिसर कश्मीर के घने जंगल में क्या कर रहा था और भारतीय पैरा कमांडोज ने उस पर गोली क्यों चलाई? इस राज से पर्दा उठाता है ऑपरेशन महादेव। अगर आपको सच जानना हो तो पूरी वीडियो जरूर देखिए और बने रहिए हमारे साथ। तारीख थी 22 अप्रैल 2025 की। कश्मीर के वैसन वैली में पर्यटक घूम रहे थे। नवविवाहित जोड़े हनीमून मना रहे थे कि तभी जंगल की तरफ से 3 आतंकवादी निकले। उनके हाथों में AK-47 और M4 कार्बाइन जैसी घातक राइफलें थीं। ये आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट के खूंखार भेड़िए थे, जो सरहद पार पाकिस्तान से सिर्फ एक ही मकसद लेकर आए थे, दहशत फैलाना और बेगुनाहों का खून बहाना। उनकी आंखों में वहशीपन था और चाल में मौत की आहट। उन्होंने आते ही सबको बंधक बना लिया। उसके बाद शुरू हुआ वह घिनौना खेल जिसने सबके दिल दहला दिए। उन्होंने एक एक करके सबसे उसका धर्म पूछा और जो हिंदू पाए गए उन्हें गोली मार दी गई। कुछ लोगों ने बचने के लिए झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों ने उन्हें कलमा पढ़ने को कहा। उन्होंने लोगों के हाथों पर बंधी कलाई और माथे पर लगा टीका देखकर शूट कर दिया। यहां तक कि कुछ लोगों के पैंट उतरवा कर जांच की और जो हिंदू पाए गए उन्हें गोली मार दी गई। अपना मकसद पूरा करने के बाद वे आतंकवादी उसी रास्ते से जंगल में वापस चले गए। जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंची तो मंजर दिल दहला देने वाला था। हर तरफ खून बिखरा था, लोगों का सामान इधर उधर पड़ा था और हवा में एक भारी सन्नाटा था जो चीखों के बाद आता है। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन घना जंगल और मुश्किल रास्तों का फायदा उठाकर आतंकी वहां से निकलने में कामयाब हो चुके थे। दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई। साउथ ब्लॉक में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने साफ कर दिया था कि इस बार सिर्फ निंदा नहीं होगी, बल्कि कार्रवाई होगी, और वह भी ऐसी कार्रवाई जो दुश्मन की नस्लें याद रखेंगी। इंटेलिजेंस एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया। रॉ और IB के अफसर 24 घंटे काम करने लगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है और वे चूहे कहां छिपे हैं। शुरुआती जांच में ही साफ हो गया कि इस हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर सुलेमान शाह उर्फ हाशिम मूसा था। हाशिम मूसा कोई साधारण आतंकवादी नहीं था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक वह पाकिस्तान आर्मी की एलीट SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप का पूर्व कमांडो था। उसे जंगल वॉरफेयर की खास ट्रेनिंग मिली हुई थी। वह जानता था कि जंगल में कैसे छिपना है, सुराग कैसे मिटाने हैं और सेना को कैसे चकमा देना है। लेकिन वह एक बात भूल गया था। वह भूल गया कि उसका सामना इंडियन आर्मी से है, जिसके शब्दकोश में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं है। 7 मई 2025 हमले के ठीक 15 दिन बाद भारत ने अपना पहला जवाब दिया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। यह एक हवाई हमला था। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने LOC के पार जाकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। यह एयर स्ट्राइक बहुत सटीक थी। इसमें लश्कर और जैश के कई कैंप्स तबाह कर दिए गए। खबरों के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मन की कमर तोड़ दी थी, लेकिन इंडियन आर्मी जानती थी कि यह अब भी अंत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी सफलता थी, लेकिन बैसारण हमले के असली गुनहगार, जिन्होंने अपने हाथों से गोलियां चलाई थीं, वे अभी भी जिंदा थे। सुलेमान शाह और उसके 2 साथी अबू हमजा और यासिर अभी भी कश्मीर की धरती पर मौजूद थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो और RAW लगातार अपनी कोशिशों में लगे हुए थे। उन्होंने अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया था। कश्मीर के हर गांव, हर ढाणी में मुखबिरों का जाल बिछा दिया गया था। लेकिन सुलेमान शाह इतना चालाक था कि वह किसी भी स्थानीय कश्मीरी पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसे डर था कि कोई मुखबिरी कर देगा, इसलिए उसने आबादी वाले इलाकों से पूरी तरह दूरी बना ली थी। जुलाई का महीना शुरू हो चुका था। कश्मीर में मानसून दस्तक दे चुका था। पहाड़ों पर बारिश हो रही थी और ठंड बढ़ गई थी। ऐसे मौसम में जंगल में खुले आसमान के नीचे रहना बहुत मुश्किल होता है। शायद इसी मजबूरी ने उन्हें गलती करने पर मजबूर कर दिया। इंडियन आर्मी की चिनार कोर, जो कश्मीर में ऑन ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार है, ने अपनी स्ट्रेटजी बदली। उन्होंने तकनीक के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस पर ज्यादा जोर देना शुरू किया। सेना जानती थी कि जंगल में कोई भी हलचल वहां रहने वाले खानाबदोशों यानी गुज्जर बकरवालों से नहीं छिप सकती। ये चरवाहे अपनी भेड़ों को चराने के लिए गर्मियों में ऊंचाई वाले इलाकों में जाते हैं और जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं। सेना ने इन बकरवालों के साथ संपर्क साधा और उन्हें विश्वास में लिया। उन्हें बताया गया कि ये आतंकी न सिर्फ देश के दुश्मन हैं, बल्कि कश्मीरी आवाम के भी दुश्मन हैं।
जुलाई के दूसरे हफ्ते में इंटेलिजेंस को एक बहुत हल्का लेकिन अहम सुराग मिला। एक सैटेलाइट फोन का सिग्नल इंटरसेप्ट किया गया। यह सिग्नल सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ऑन हुआ था और फिर बंद हो गया, लेकिन इंडियन आर्मी की सिग्नल कोर के लिए यह कुछ सेकंड ही काफी थे। उन्होंने उस सिग्नल की लोकेशन को ट्रायंगुलेट किया। लोकेशन आ रही थी श्रीनगर के पास हरवन और दारा इलाके के ऊपर, लिडवास के घने जंगलों में। यह वही इलाका था जिसका शक सेना को पहले से था। लिडवास दाचीगाम नेशनल पार्क के अंदर एक बहुत ऊंचाई वाला इलाका है जो लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पहुंचना आसान नहीं है। यहां कोई सड़क नहीं जाती, सिर्फ पगडंडियां हैं जो बारिश में और भी खतरनाक हो जाती हैं। जैसे ही यह लोकेशन ट्रेस हुई, सेना मुख्यालय में हलचल तेज हो गई। नॉर्दर्न कमांड के कमांडर और चिनार कोर के जीओसी ने तुरंत एक ऑपरेशनल प्लान तैयार किया। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर आतंकी वहां थे तो उन्हें वहां से जिंदा निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलना चाहिए था। इस मिशन के लिए सबसे बेहतरीन जवानों को चुना गया। यह काम था पैरा स्पेशल फोर्सेस का 4 पैरा SF, जिन्हें उनके अदम्य साहस के लिए जाना जाता है। उन्हें इस ऑपरेशन की कमान सौंपी गई। उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी SOG और CRPF की वैली QAT यानी क्विक एक्शन टीम भी शामिल थी। यह एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें हर फोर्स की अपनी भूमिका थी। प्लान यह था कि आतंकियों को चारों तरफ से घेरा जाएगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जंगल इतना घना था कि 2 कदम दूर खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं देता था। ऊपर से खराब मौसम और बारिश ने चुनौती को और बढ़ा दिया था, लेकिन हमारे जवानों के हौसले हिमालय से भी ऊंचे थे। उन्हें पता था कि वे किसके पीछे जा रहे हैं, उस शैतान के पीछे जिसने बच्चों और औरतों पर गोलियां चलाई थीं। हर जवान के मन में बस एक ही बात थी, आज नहीं तो कभी नहीं। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन महादेव। यह नाम भगवान शिव के नाम पर था, जो संहार के देवता माने जाते हैं, और साथ ही उस महादेव पीक के नाम पर भी, जिसके करीब यह ऑपरेशन होने वाला था। नाम ही काफी था बताने के लिए कि दुश्मनों का अंजाम क्या होने वाला है। 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच का समय तय किया गया। सेना ने धीरे धीरे बिना किसी शोर के अपनी टुकड़ियों को जंगल की तरफ भेजना शुरू किया। यह एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन था। जवानों को साफ निर्देश थे, सरप्राइज एलिमेंट खत्म नहीं होना चाहिए। दुश्मन को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देने आ रही है। जुलाई का महीना अपने आखिरी दौर में था, लेकिन ऑपरेशन महादेव अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। दाची गांव के जंगलों में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा किसी तूफान के आने का संकेत था। 4 पैरा SF और SOG की टीमें जंगल के अलग अलग रास्तों से लिडवास की तरफ बढ़ रही थीं। उनके पास अत्याधुनिक उपकरण थे, नाइट विजन गॉगल्स, थर्मल इमेजर और ड्रोन्स, लेकिन घने पेड़ों की वजह से ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत सीमित था। सबसे बड़ा हथियार उनकी अपनी आंखें और कान थे। खुफिया जानकारी पुख्ता थी। एक स्थानीय बकरवाल ने पुलिस को बताया था कि उसने जंगल के ऊपरी हिस्से में 3 अनजान लोगों को देखा है, जो फौजियों जैसी वर्दी में नहीं थे, लेकिन उनके पास बड़े हथियार थे और वे कश्मीरी नहीं लग रहे थे। यह जानकारी उस सैटेलाइट फोन इंटरसेप्ट से मेल खा रही थी। अब पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे थे। बकरवाल ने बताया कि वे लोग एक प्राकृतिक गुफा के पास तंबू लगाकर रह रहे हैं, जो एक नाले के किनारे है। यह जगह टैक्टिकल दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। ऊंचाई पर होने की वजह से वहां से नीचे आने वाले किसी भी रास्ते पर नजर रखी जा सकती थी। सुलेमान शाह ने अपनी छिपने की जगह बहुत सोच समझकर चुनी थी। वहां से वह आसानी से देख सकता था कि कोई सेना की टुकड़ी ऊपर आ रही है या नहीं। यही वजह थी कि सेना ने दिन के उजाले में सीधा हमला करने के बजाय रात के अंधेरे और खराब मौसम का फायदा उठाने का फैसला किया। 27 जुलाई की रात आसमान में घने बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। चांद की रोशनी भी बादलों के पीछे छिपी थी। जंगल में घना अंधेरा था। यही वह वक्त था जिसका हमारे जवान इंतजार कर रहे थे। मेजर विक्रम अपनी टीम को लीड कर रहे थे। उन्होंने इशारों में अपनी टीम को आगे बढ़ने का आदेश दिया। वे GPS का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि रास्ता न भटके। चढ़ाई बहुत खड़ी थी। कई जगहों पर उन्हें रस्सियों का सहारा लेना पड़ा। हर कदम पर फिसलन थी। एक छोटी सी गलती और वे सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिर सकते थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग ऐसी थी कि वे पहाड़ों पर भी चीते की फुर्ती से चल सकते थे। मेजर विक्रम को पता था कि वे किल जोन के करीब पहुंच रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक टीम, जिसे अल्फा कहा गया, वह सीधे रास्ते से जा रही थी, जबकि दूसरी टीम ब्रावो पीछे के रास्ते से यानी पहाड़ की दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ रही थी। मकसद यह था कि अगर आतंकी भागने की कोशिश करें तो वे ब्रावो टीम के जाल में फंस जाएं। यह क्लासिक हैमर एंड एनेबल टैक्टिक थी। एक तरफ से हथौड़ा मारो और दूसरी तरफ निहाई पर रखकर कुचल दो। रात के करीब 3 बज रहे थे। ठंड हड्डी तक कंपा देने वाली थी, लेकिन जवानों के शरीर में एड्रेनालिन दौड़ रहा था, जिससे उन्हें ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। तभी अल्फा टीम के लीड स्काउट ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। उसने अपने थर्मल इमेजर में कुछ देखा था। लगभग 200 मीटर की दूरी पर पेड़ों के झुरमुट के बीच उसे 3 हीट सिग्नेचर्स दिखाई दिए, यानी 3 जीवित प्राणी। क्या वे जानवर थे या वही थे जिनकी तलाश थी? मेजर ने ध्यान से स्क्रीन पर देखा। 2 आकृतियां लेटी हुई थीं।
शायद सो रही थीं और एक आकृति बैठी हुई थी जिसके हाथ में कुछ लंबा सा था, एक राइफल। ये सेंट्री था, पहरेदार। अब कोई शक नहीं था, ये वही आतंकी थे। सुलेमान शाह ने अपनी सुरक्षा के लिए पहरा लगा रखा था। मेजर विक्रम ने तुरंत हेडक्वार्टर्स को रेडियो पर मैसेज भेजा, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश्ड, टारगेट इन साइट। हेडक्वार्टर्स से आदेश मिला, प्रोसीड विद कॉशन, टेक देम आउट। अब सवाल यह था कि हमला कैसे किया जाए। अगर वे गोली चलाते तो आवाज से बाकी दोनों जाग जाते और जवाबी कार्रवाई शुरू कर देते। अंधेरे में गोलीबारी बहुत खतरनाक हो सकती थी। मेजर ने स्नाइपर को पोजीशन लेने का इशारा किया। स्नाइपर ने अपनी लॉन्ग रेंज राइफल को सेट किया और साइलेंसर चेक किया। उसका निशाना उस बैठे हुए पहरेदार पर था। उसे एक ही शॉट में ढेर करना था ताकि वह शोर न मचा सके। उधर ब्रावो टीम भी अपनी पोजीशन पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने पीछे के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। अब ये आतंकी एक ऐसे पिंजरे में थे जिसकी चाबी इंडियन आर्मी के पास थी। जंगल में सन्नाटा इतना गहरा था कि बारिश की बूंदों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हर जवान की उंगली ट्रिगर पर थी, सांसें थमी हुई थीं। वह पल आ गया था जब महीनों की मेहनत, खुफिया जानकारी और सब्र का फल मिलने वाला था। सुलेमान शाह, जो खुद को पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन कमांडो मानता था, आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा था। उसने इंडियन आर्मी के धैर्य को उसकी कमजोरी समझ लिया था। वह नहीं जानता था कि भारतीय सेना जब आती है तो तूफान की तरह आती है। अचानक जंगल में एक सूखी टहनी टूटने की आवाज आई, शायद हवा से या किसी जानवर के चलने से। वह पहरेदार चौकन्ना हो गया। उसने अपनी राइफल उठाई और अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। क्या उसे भनक लग गई थी? क्या ऑपरेशन खतरे में पड़ गया था? मेजर विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर उसने गोली चला दी तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा। स्नाइपर ने अपनी सांस रोकी। क्रॉस हेयर सीधे उस पहरेदार के सिर पर था। मेजर ने धीरे से विस्पर किया, होल्ड फायर, होल्ड। वे चाहते थे कि आतंकी थोड़ा और रिलैक्स हो जाए। पहरेदार ने कुछ देर इधर उधर देखा, फिर शायद उसे लगा कि कोई जानवर होगा। वह वापस बैठ गया। उसने अपनी राइफल को घुटनों पर रख लिया और जेब से कुछ निकालने लगा, शायद बीड़ी या सिगरेट। यही वह मौका था। जैसे ही लाइटर की हल्की सी चिंगारी जली, उसकी लोकेशन और भी पक्की हो गई। अब और इंतजार करना बेवकूफी होती। सुबह होने में कुछ ही घंटे बचे थे। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती, आतंकियों को भागने का मौका मिल सकता था, क्योंकि वे इलाके को सेना से बेहतर जानते थे। इसलिए अंधेरे में ही खेल खत्म करना जरूरी था। मेजर विक्रम ने अपनी घड़ी देखी, 3:45। उन्होंने गो कोड दिया, हर हर महादेव। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह उस ऑपरेशन का नाम भी था और विजय का उद्घोष भी। इस कोड को सुनते ही हर जवान हरकत में आ गया। स्नाइपर की उंगली ट्रिगर पर कस गई और निशाने को एक बार फिर एडजस्ट किया गया। हवा की गति और दूरी का हिसाब लगाया गया। यह शॉट चूकने का मतलब था एक लंबी और खूनी मुठभेड़ जिसमें जवानों की जान भी जा सकती थी। इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। जंगल के सन्नाटे में मौत अपनी चाल चलने के लिए तैयार थी और उस पहरेदार को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी के अब बस चंद सेकंड ही बचे हैं। हर हर महादेव का सिग्नल मिलते ही जंगल का सन्नाटा टूट गया, लेकिन गोलियों की आवाज से नहीं, बल्कि एक सटीक और साइलेंट कार्रवाई से। स्नाइपर की राइफल से एक दबी हुई आवाज निकली, पफ, और उसी पल वह बैठा हुआ पहरेदार, जो यासिर उर्फ हमजा अफगानी था, बिना किसी आवाज के पीछे लुढ़क गया। गोली सीधे उसके दिमाग में लगी थी। उसे संभलने, चीखने या अपनी राइफल उठाने का एक सेकंड भी नहीं मिला। उसका लाइटर उसके हाथ से गिर गया और बुझ गया, लेकिन उस गिरने की आवाज ने तंबू के अंदर सो रहे बाकी 2 आतंकियों को जगा दिया। सुलेमान शाह और अब्बू हमाजा दोनों कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। हल्की सी आहट होते ही उनकी नींद खुल गई। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। अटैक, अटैक, सुलेमान चिल्लाया और उसने अपनी M4 कार्बाइन उठाई। वे दोनों तंबू से बाहर लुढ़कते हुए निकले और आड़ लेने के लिए चट्टानों के पीछे छिप गए। अब सरप्राइज खत्म हो चुका था। अब यह एक सीधा मुकाबला था। फायर फाइट शुरू हो चुकी थी। अल्फा टीम ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां पेड़ों के तनों को चीरती हुई निकल रही थीं। अंधेरे में सिर्फ बंदूकों की नाल से निकलती आग की लपटें, यानी मजल फ्लैश दिखाई दे रहे थे। सुलेमान शाह चट्टान के पीछे से रुक रुक कर फायर कर रहा था। वह एक मंझा हुआ खिलाड़ी था। वह अंधाधुंध गोलियां नहीं चला रहा था, बल्कि निशाना लेकर फायर कर रहा था। उसकी गोलियां मेजर विक्रम के बहुत करीब से गुजरी। कवर लो, कवर लो, मेजर चिल्लाए। जवान पेड़ों और पत्थरों की आड़ लेकर जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। सुलेमान चिल्ला रहा था, अपने साथी को निर्देश दे रहा था। वह पश्तो और उर्दू मिक्स भाषा में गालियां दे रहा था और कह रहा था कि वह जिंदा हाथ नहीं आएगा। वह ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहा था। उसने एक ग्रेनेड का पिन निकालकर फेंका। बम, एक जवान चिल्लाया। ग्रेनेड फटने की जोरदार आवाज हुई और मिट्टी पत्थर हवा में उड़ गए। गनीमत रही कि कोई जवान उसकी चपेट में नहीं आया। मुकाबला भीषण होता जा रहा था। आतंकी ऊंचाई पर थे और उन्हें अच्छी आड़ मिली हुई थी, जिसका उन्हें फायदा मिल रहा था। वे ऊपर से नीचे फायर कर रहे थे, जो टैक्टिकली फायदेमंद होता है। लेकिन इंडियन आर्मी की ब्रावो टीम, जो पीछे से ऊपर चढ़ चुकी थी, अब एक्शन में आई।
आतंकियों का ध्यान सामने अल्फा टीम पर था। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनकी मौत उनके पीछे खड़ी है। ब्रावो टीम ने ऊंचाई से नीचे की ओर फायर खोला। अब आतंकी दो तरफ से घिर चुके थे। इसे मिलिट्री भाषा में क्रॉस फायर कहते हैं। सुलेमान को समझ आ गया कि वह फंस चुका है। अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए अबू हमजा अपनी पोजीशन से बाहर निकला और अंधाधुंध फायर करते हुए भागने की कोशिश करने लगा। यह एक आत्मघाती कदम था। जैसे ही वह कवर से बाहर आया, उसे 3 तरफ से गोलियां लगी। एसओजी के एक जवान की गोली उसके सीने में लगी और वह वहीं ढेर हो गया। अब बचा था सिर्फ एक मास्टरमाइंड, सुलेमान शाह। वह अकेला था, घिरा हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर वह पकड़ा गया तो उसे बहुत राज उगलने पड़ेंगे और फिर फांसी होगी। उसके लिए लड़ते हुए मरना बेहतर था। उसने अपनी पोजीशन बदली और एक बड़ी चट्टान के पीछे जा छिपा। वहां से उसने रुक रुक कर फायर करना जारी रखा। वह सेना को उलझाए रखना चाहता था ताकि शायद उसे कोई मौका मिल जाए, लेकिन 4 पैरा के कमांडोज ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। मेजर ने आदेश दिया, UBGL फायर, यानी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। एक जवान ने अपनी राइफल के नीचे लगे लॉन्चर से ग्रेनेड फायर किया। ग्रेनेड सीधे उस चट्टान के पास जाकर गिरा जहां सुलेमान छिपा था। एक जोरदार धमाका हुआ। धुएं और धूल का गुब्बार उठ गया। फायरिंग कुछ पलों के लिए रुक गई। क्या वह मारा गया या यह कोई चाल थी? जवान अपनी पोजीशन पर डटे रहे। कुछ देर तक कोई हरकत नहीं हुई। तभी धुएं के बीच से गोलियां चलने की आवाज फिर आई। वह अभी भी जिंदा था। हालांकि वह घायल था, लेकिन उसका जुनून अभी खत्म नहीं हुआ था। वह लगातार फायर कर रहा था और फौज को ललकार रहा था। आओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ, वह चिल्ला रहा था। यह उसकी हताशा थी। वह जानता था कि उसका अंत निकट है। मेजर विक्रम ने समझ लिया कि अब इसे जिंदा पकड़ना नामुमकिन है और इसमें अपने जवानों की जान का जोखिम भी है। सूरज की पहली किरणें आसमान में दिखाई देने लगी थीं। धुंधल का छंट रहा था। अब विजिबिलिटी बेहतर हो रही थी। मेजर ने अपनी टीम को फाइनल असॉल्ट यानी अंतिम हमले के लिए तैयार किया। उन्होंने एक तरफ से भारी फायरिंग करवाकर सुलेमान का ध्यान भटकाया, जिसे सप्रेसिंग फायर कहते हैं, और दूसरी तरफ से 2 कमांडोज को रेंगते हुए यानी क्रॉलिंग करते हुए उसके करीब भेजा। यह बहुत जोखिम भरा कदम था। अगर सुलेमान ने उन्हें देख लिया होता तो वह उन्हें आसानी से मार सकता था, लेकिन सप्रेसिंग फायर की वजह से वह अपना सिर ऊपर नहीं उठा पा रहा था। कमांडोज अब सुलेमान से महज 10 मीटर की दूरी पर थे। उन्होंने हैंड ग्रेनेड निकाले, पिन हटाई और कुछ सेकंड हाथ में रोके रखा, जिसे कुकिंग ऑफ कहते हैं, ताकि उसे वापस फेंकने का मौका न मिले, और फिर सुलेमान की पोजीशन पर फेंक दिया। 2 धमाके एक साथ हुए, बूम बूम। इस बार धमाकों के बाद कोई फायरिंग नहीं हुई, सिर्फ कराहने की आवाज आई। धूल का गुब्बार शांत होने का इंतजार किया गया। मेजर विक्रम ने रेडियो पर कहा, सीज फायर, चेक टारगेट, यानी फायरिंग रोको, लक्ष्य की जांच करो। 2 जवान अपनी बंदूकें ताने हुए धीरे धीरे चट्टान की तरफ बढ़े। वहां का नजारा विभत्स था। सुलेमान शाह, जो पहलगाम का कसाई कहलाता था, अब मिट्टी और खून में सना हुआ पड़ा था। उसकी AM4 कार्बाइन उसके पास पड़ी थी, लेकिन अब उसे उठाने वाला हाथ बेजान हो चुका था। एक जवान ने उसके पास जाकर उसकी नब्ज चेक की। कोई हरकत नहीं। उसकी आंखें खुली थीं, जिनमें अब खौफ जम चुका था। जवान ने थम्स अप किया, टारगेट डाउन। यह शब्द सुनते ही पूरे यूनिट में राहत की सांस ली गई, लेकिन सतर्कता अभी भी कम नहीं की गई थी, क्योंकि जंगलों में अक्सर बूबी ट्रैप्स होते हैं। जवानों ने तुरंत सुलेमान के शरीर की तलाशी ली। कहीं उसने कोई सुसाइड वेस्ट तो नहीं पहन रखा था। सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं था। यह एक क्लीन ऑन ऑपरेशन था, जिसमें दुश्मन को सोचने का भी वक्त नहीं मिला था। टारगेट डाउन, ये 2 शब्द रेडियो सेट पर गूंजे और जंगल में मौजूद हर जवान के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था। पहचान की पुष्टि करना सबसे जरूरी था। क्या यह वाकई सुलेमान शाह ही था? जवानों ने उसके चेहरे को साफ किया और अपने पास मौजूद डॉसियर की फोटो से मिलाया। वही दाढ़ी, वही आंखें और माथे पर वह निशान, ये वही था। सुलेमान शाह उर्फ हाशिम मूसा, पाकिस्तान का पूर्व कमांडो और लश्कर का टॉप कमांडर। उसके पास से जो हथियार मिले वे भी इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह कोई मामूली आतंकवादी नहीं था। उसके पास अमेरिकन मेड M4 कार्बाइन थी, जिसमें नाइट विजन स्कोप लगा था। यह हथियार अक्सर पाकिस्तानी आर्मी की स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा उसके पास से एक सैटेलाइट फोन, कुछ दस्तावेज और नक्शे भी मिले, जिन पर इंडियन आर्मी के ठिकानों के निशान लगे थे। मेजर विक्रम ने तुरंत बेस को कंफर्म किया, ऑपरेशन महादेव सक्सेसफुल, तीनों टारगेट न्यूट्रलाइज्ड, सुलेमान शाह इज हिस्ट्री, यानी ऑपरेशन सफल, तीनों ढेर। सुलेमान शाह अब इतिहास बन चुका है। यह खबर जैसे ही श्रीनगर हेडक्वार्टर्स पहुंची, वहां खुशी की लहर दौड़ गई। GOC ने तुरंत दिल्ली में सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री को सूचित किया। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। पहलगाम हमले का बदला पूरा हो चुका था। उन 26 बेगुनाहों की आत्मा को अब जाकर शांति मिली होगी। लेकिन जंगल में अभी भी खतरा टला नहीं था। हो सकता था कि आसपास कोई और आतंकी छिपा हो या उन्होंने कोई IED लगा रखा हो। इसलिए जवानों ने पूरी सावधानी के साथ तलाशी अभियान यानी सैनिटाइजेशन चलाया। तंबू के अंदर से उन्हें भारी मात्रा में गोला बारूद, सूखा राशन और दवाइयां मिली।
इससे पता चलता था कि वे यहां लंबी लड़ाई की तैयारी के साथ आए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके पास से कुछ ऐसे इंजेक्शन भी मिले जो अक्सर घायल होने पर दर्द कम करने और जागते रहने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह सब पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सरशिप का सबूत था। शवों को रिकवर करना भी एक चुनौती थी। ऊंचाई से नीचे लाना, और वह भी फिसलन भरे रास्तों से, यह मुश्किल काम था। लेकिन इंडियन आर्मी अपने दुश्मनों के शवों का भी सम्मान करती है। प्रोटोकॉल के मुताबिक पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लिया, पंचनामा भरा गया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए श्रीनगर भेजा गया। वहां डीएनए टेस्ट के जरिए भी उनकी पहचान की पुष्टि की जानी थी, ताकि पाकिस्तान यह झूठ न बोल सके कि वे उनके नागरिक नहीं थे। हालांकि पाकिस्तान हमेशा की तरह इसे नकारने ही वाला था, लेकिन सबूत अब दुनिया के सामने आने वाले थे। तो दोस्तों, यह थी ऑपरेशन महादेव की इनसाइड स्टोरी। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने साबित कर दिया कि नया भारत घर में घुसकर भी मारता है और जंगल में ढूंढकर भी। उम्मीद है कि हमारे जवानों की यह वीरता आपको पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले असली हीरोज की कहानी। ऐसी ही और अनसुनी, रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जांबाज किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।